नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। यूएस ईरान जंग का असर, प्रीमियम पेट्रोल हुआ महंगा, ₹2.30 प्रति लीटर तक बढ़े दाम। इंडस्ट्रियल डीजल भी करीब 25% तक हुआ महंगा। ₹87.67 से बढ़कर ₹109.59 प्रति लीटर हुआ इंडस्ट्रियल डीजल के दाम। टाटा मोटर्स ने बढ़ाए कारों के दाम, कीमतों में औसतन 0.5% की बढ़ोतरी का ऐलान। इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से लिया फैसला, बढ़ी हुई कीमतें 1 अप्रैल से लागू। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ मिलकर लिखेंगे हम इनकम टैक्स की नई कहानी। आजादी के बाद इनकम टैक्स कानून में ऐतिहासिक सुधार, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, टैक्स पेयर्स और टैक्स अफसरों में बढ़ेगा भरोसा, टैक्स डिपार्टमेंट को कड़वा नहीं होना चाहिए। धीमी पड़ी कोर इंडस्ट्री ग्रोथ की रफ्तार, फरवरी में 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ 4.7% से घटकर 2.3%, 3 महीने के निचले स्तर पर। ज्यादातर सेक्टर्स की ग्रोथ में गिरावट दर्ज। इजराइल के हाइफा में बाजान तेल रिफाइनरी पर ईरान का हमला, कुवैत की अल-हमदी रिफाइनरी पर भी ईरान का अटैक। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका को मिला 6 देशों का समर्थन। युद्ध गहराने से घबराया बाजार, इंट्राडे में तेजी के बाद सेंसेक्स निफ्टी फिसले, लेकिन बढ़त पर रही क्लोजिंग। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर, महंगे क्रूड से इंपोर्ट बिल बढ़ने की आशंका से बढ़ा दबाव। ₹93.71 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर हुई क्लोजिंग। माइक्रो फाइनेंस को सरकार से बड़ी राहत संभव, 20,000 करोड़ के क्रेडिट गारंटी फंड का हो सकता है ऐलान। सस्ती दरों पर कंपनियों को मिलेगा लोन। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने जारी किया टीएमसी का घोषणा पत्र, 10 वचनों का किया जिक्र। सामान्य महिलाओं को ₹1,500 और SC/ST महिलाओं को ₹1,700 देने का वादा। यूएस ईरान जंग के असर पेट्रोल डीजल के दामों पर दिखने लगा है। प्रीमियम पेट्रोल ₹2.30 प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। इंडस्ट्रियल डीजल के दाम भी बढ़े हैं। पेट्रोल के प्राइस में जो आप इंक्रीज की बात कर रहे हैं, वो नॉर्मल पेट्रोल में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। सिर्फ एक प्रीमियम कैटेगरी जो है उसमें कुछ इंक्रीज है, and that is hardly 2, 3 or 4% of the entire petrol which is sold every day. तो वो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल में आम जनता के लिए कोई प्राइस इंक्रीज किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, अब यूएस ईरान जंग का असर तेल की कीमतों पर भी दिखने लगा है, क्या है पूरी खबर? देखिए, बिल्कुल इसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि सरकार आम लोगों तक अभी इस जंग की आंच नहीं पहुंचने देना चाहती है। और दूसरी एक राजनीतिक वजह भी ये थी कि अभी पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो चुनाव से पहले सरकार राजनीतिक जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। लेकिन एक बीच का रास्ता अपनाया गया और आखिरकार प्रीमियम पेट्रोल में और इंडस्ट्रियल डीजल दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया। प्रीमियम पेट्रोल जो आमतौर पर जिसमें कहा जाता है कि उससे गाड़ियों के माइलेज अच्छे होते हैं, प्रीमियम होते हैं, उनके दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया। ये जो दाम बढ़ाने की फैसला लिया गया प्रीमियम पेट्रोल पे, ये ₹2 प्रति लीटर से लेकर के ₹2.30 प्रति लीटर तक प्रीमियम पेट्रोल में बढ़ोतरी की गई है। बता दूं कि सामान्य पेट्रोल में के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी की गई। इसका तकनीकी नाम जिसको कहते हैं XP90 के नाम से प्रीमियम पेट्रोल आमतौर पर पेट्रोल पंप पे मिलता है, या फिर कुछ एक पेट्रोल पंप पे अलग नाम से होता है। और ये जो प्रीमियम पेट्रोल होता है, कुल पेट्रोल खपत का
2 से 3% होता है। बाकी सामान्य पेट्रोल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। ये जो बढ़ोतरी की गई प्रीमियम पेट्रोल पे, ये सुबह 6 बजे यानी आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई है ये पेट्रोल के दाम। हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी की गई। ये बढ़ोतरी अच्छी खासी बढ़ोतरी, करीब 25% की बढ़ोतरी की गई है। 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर के इंडस्ट्रियल डीजल के दाम 109 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर करने का फैसला लिया गया है। ये इंडस्ट्रियल डीजल जो होता है, दरअसल इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए किया जाता है। कुल डीजल का जो इस्तेमाल होता है उसमें से मुश्किल से 9% जो खपत होता है इंडस्ट्रियल डीजल के लिए होता है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि 9% जो इंडस्ट्रियल डीजल में जाता है, डीजल या फिर कहें कि डीजल का इंडस्ट्रियल खपत 9% होता है, उस 9% में सबसे ज्यादा हिस्सा 60 से 70% हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जाता है। तो यानी इंडस्ट्रियल यूज वाले डीजल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा है तो फिर ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ेंगे, माल भाड़ा बढ़ेगा, ढुलाई बढ़ेगी। ये बल्क ढुलाई की बात कर रहा हूं। तो ये एक थोड़ा सा आम लोगों पर अप्रत्यक्ष तौर पर आंच पड़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन सीधे तौर पर सामान्य पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, सामान्य डीजल के पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े, इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़े। लेकिन क्या आने वाले दिनों में बढ़ेंगे? जब यह सवाल पूछा गया सरकार से तो सरकार ने कहा कि फिलहाल आम लोगों के लिए, कंज्यूमर के लिए पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। लेकिन साथ में जोड़ भी दिया कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने का फैसला जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खुद लेती हैं, चूंकि डीरेगुलेटेड है। यह सैद्धांतिक तौर पर यह लाइन है। प्रिया लक्ष्मण जी, इस पूरी जानकारी के लिए। वही प्रीमियम पेट्रोल महंगा होने पर लोगों की आखिर क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने की कोशिश की है संवाददाता रोहन सिंह ने। अगर आप स्पीड, पावर, एक्स्ट्रा प्रीमियम जैसे किसी भी प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रति लीटर लगभग 2 रुपए से ज्यादा का झटका लगने जा रहा है। दरअसल तमाम जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने प्रीमियम पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। 2 रुपए से लेकर 2 रुपए 35 पैसे के लगभग अलग अलग कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई हैं। अगर बीपीसीएल की बात करें तो इनका जो प्रीमियम पेट्रोल है वो है स्पीड। इसके अलावा इंडियन ऑयल का अगर हम देखें तो वहां पे एक्स्ट्रा प्रीमियम है। इसके अलावा एसपीसीएल का पावर पेट्रोल है। दरअसल ये हाई ऑक्टेन पेट्रोल होता है जो कि इंजन के लिए बेहतर माना जाता है। कंपनीज इन्हें स्पेशल प्राइस पर बेचती है, लेकिन इसकी कीमत पर बढ़ोतरी की गई है। लेकिन एक बात इसमें देखने वाली है कि जो आम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं आप, उसमें किसी भी तरह का इंक्रीज नहीं किया गया है। ये जो इंक्रीज है सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल के लिए किया गया है, जिसका जो कस्टमर है वो अभी भी बहुत नीश है। तो ये बताइए सर कि अभी तक जो स्पीड है उसका प्राइस कितना था और अब बढ़ के कितना हो गया है? पहले सर 101 रुपए 77 पैसे था, अब 102 रुपए 77 पैसे, 103 रुपए 77 पैसे। तो अच्छा, तो 102 रुपए 103 रुपए 77 पैसे, तो पूरा 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यस, तो 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है स्पीड में। कितने % लोग हैं जो कि स्पीड का इस्तेमाल करते हैं अभी? कम से कम 10% तो करते हैं। आपके 10% के लगभग कस्टमर स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। जी जी सर, ये बताइए कि अभी जो प्रीमियम पेट्रोल जो लोग यूज करते हैं उसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई है, क्या आपका रिएक्शन है? क्या आपको लगता है कितना फर्क पड़ेगा? सर ये तो फर्क तो पड़ेगा ही, 2 रुपया बढ़ा है तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। जी, महंगाई बढ़ रही है जी, महंगाई पे फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा ही, जब इतना महंगा हो गया। वैसे पेट्रोल पे वॉर भी चल रहा है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो हाँ लगेगा थोड़ा बुरा, बट ठीक है, थोड़ा महंगाई हो गया है। बट एटलीस्ट मुझे लगता है कि तो उन पेट्रोल पे तो कम करना ही चाहिए थोड़ा बहुत, जो नॉर्मल पेट्रोल से। मुझे लगता है गाड़ी की मेंटेनेंस के हिसाब से अगर देखूं तो मुझे तो स्पीड ही चाहिए, और अगर कलेक्टिवली देखते तो मुझे लगता है इंजन पर जितना नुकसान होगा उससे अच्छा अगर 2 रुपए बढ़ा, इतना फर्क मुझे ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि मेरी गाड़ी डेली चलती है, अराउंड 30 किलोमीटर्स तो डेली चलना है, लेकिन एज अ होल मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आमतौर पर नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 7 से 12 रुपए तक ज्यादा होती है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग चार्ज करती हैं। जो लोग प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं उनका कहना है कि वो अपनी जो इंजन की एफिशिएंसी है उसे बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, और 2 रुपए का इंक्रीज तो वो फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रीमियम पेट्रोल की कीमत इससे ज्यादा बढ़ती है तो उनके सामने मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। चलिए अब आपको बता दें, टाटा मोटर्स की कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो अब आपको इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जी हां, टाटा मोटर्स ने अपनी कारों के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी ने कीमतों में औसतन 0.5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बढ़ी हुई कीमतें 1 अप्रैल से लागू होंगी। कीमतों में बढ़ोतरी सभी मॉडल्स और वेरिएंट्स पर अलग अलग हो सकती है। कंपनी के मुताबिक बढ़ती लागत और कच्चे माल की कीमतों में उछाल के चलते कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
तो ईरान ने इजराइल के हाइफा में बाजान तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। ईरान के हमले में इस तेल रिफाइनरी को कितना नुकसान पहुंचा है, हाइफा से देखिए संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है हाइफा में बाजन रिफाइनरी पर। यही वो रिफाइनरी है जिसपे कल ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए और इसी रिफाइनरी में आग लगी थी, क्योंकि ईरान के गैस फील्ड्स पर इसराइल ने हमला किया था और ईरान ने कहा था कि इसका बदला बहुत जल्द दिया जाएगा और वार्निंग जारी की थी कई कंट्रीज को ईरान ने। और कल हमने देखा कि ताबड़तोड़ हमले किए गए कतर पे, कुवैत पर और यूएई पर, और वहां पर भी ऑयल रिफाइनरीज पे हमला किया गया और इसराइल में भी ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया गया। मैं आपको बता दूं, बजन ऑयल रिफाइनरी वो रिफाइनरी है इसराइल की जो इसराइल की 60% गैस, पेट्रोल और डीजल की जरूरतों को पूरा करती है, यानी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और इसी पर कल ताबड़तोड़ हमले किए, ईरान ने मिसाइल अटैक किया और इस रिफाइनरी में आग लगी। यानी जिस तरीके से उनके गैस फील्ड्स पर, यानी ईरान के गैस फील्ड्स पे हमला किया गया था, उसका बदला ईरान ने ले लिया है। यही वजह है कि अमेरिका भी सख्ते में आ गया है और यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा कि इसराइल की तरफ से जो अटैक किया गया उसमें यूएस फोर्सेस शामिल नहीं थे। तो ये आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है और यहां से ही गैस, पेट्रोल, डीजल और बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सप्लाई होते हैं पूरे इसराइल को। और बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है इसराइल की जिस पे ईरान ने हमला किया है। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन, इस वक्त लगभग ठप पड़ी है। जहां युद्ध से पहले हर दिन करीब 130 जहाज गुजरते थे, वहां अब आंकड़ा गिरकर 4 तक सिमट गया है। ऐसे में यूएई का फुजैरा पोर्ट एक उम्मीद बनकर उभरा है, लेकिन ईरान ने हमले ने इस उम्मीद पर भी खतरे के बादल ला दिए हैं। फुजैरा से देखिए संवाददाता अरुणिमा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब हम आ गए हैं फुजैरा, गल्फ ऑफ ओमान के इस बीच पर। हम आपको नहीं बताएंगे कि कौन सी बीच पर है, सुरक्षा कारणों से यहाँ एमिरात ऑफ फुजैरा में यहाँ के कानून व्यवस्था की वजह से। और हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में ईरान ने किस तरीके से यहाँ कहर बरपाया है। ये गल्फ ऑफ ओमान है, आप देखिए ये समुंदर का जो इलाका है, यहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ है वो भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पीछे आपको कुछ जहाज भी दिखेंगे, कुछ ऐसे हैं जो डॉक किए हुए हैं, एंकरेज पर हैं, कुछ और हैं जो इस वक्त अपने आगे की जर्नी के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फुजैरा की जो इम्पोर्टेंस है, ये जो जगह जहां हम खड़े हैं, ये कुछ ही नॉटिकल माइल्स दूर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। और हमने देखा है यूके मैरिटाइम अथॉरिटीज़ ने कुछ दिनों पहले ही कहा कि कैसे 25 नॉटिकल माइल्स यहाँ से ईरान ने यहाँ के टैंकर्स पे हमला किया, तो खतरा यहाँ बना हुआ है। बहुत देर तक हम यहाँ रुक नहीं सकते, बट एक बहुत क्विक आपको रिकैप देते हैं कि क्यों ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल नहीं पाते और दुनिया की एनर्जी नीड्स को आपको फुलफिल करना है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट रहेगा वो होगा फुजैरा का। यहाँ अबू धाबी से तेल आती है, पाइपलाइंस यहाँ तक आते हैं और यहाँ मिक्सिंग का काम, ब्लेंडिंग का काम भी होता है वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। तो इस वक्त बहुत सारे जो यहाँ पे खतरे आए हैं ईरान की तरफ से, उनके बावजूद फुजैरा अपने पूरे शान से यहाँ खड़ा है। एक जो होता है रेजिलियंस, एक शब्द होता है अंग्रेजी का, पूरी रेजिलियंस के साथ खड़ा है। गल्फ ऑफ ओमान का पानी काफ़ी गर्म है, मेरे पैर इस वक्त उस पानी में डूबे हुए, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। और उसी गर्म जोशी से फुजैरा के लोग भी इस करंट चैलेंज को फेस कर रहे हैं। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ईरान के साथ जंग को लोगों के अनुमान से पहले खत्म करने का संकेत दिए हैं। No, I'm not putting troops anywhere. If I were, I certainly wouldn't tell you. But I'm not putting troops. But we're doing this excursion, and when it's completed, we're going to have a much safer world. I think every country does. Just about every country does. Iran is a serious threat to the world, to the Middle East and to the world. इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान में जमीनी लड़ाई की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल ने अमेरिका को युद्ध में नहीं धकेला है। Despite the fake news that is unfortunately being spread since the start of the war 20 days ago, we are winning and Iran is being decimated. Iran's missile and drone arsenal is being massively degraded and will be destroyed. Hundreds of their launchers have been destroyed, their stockpiles of missiles are being hit hard, and so are the industries that produce them. That's important. In Rising Line, we destroyed missiles and we destroyed a lot of the nuclear infrastructure. But what we're destroying now are the
factories that produce the components to make these missiles and to make the nuclear weapons that they're trying to produce. We're wiping out their industrial base in a way that we didn't do before. Iran's air defenses have been rendered useless. Their navy is lying at the bottom of the sea. Today we hit the other part of their navy in the Caspian Sea. Their air force is nearly destroyed. Iran's command and control structure is in utter chaos. And I can tell you that there's still more work to do, and we're going to do it. वहीं वेस्ट एशिया की लड़ाई ने पानी की बोतल को महंगा कर दिया है। जी हां, प्लास्टिक के दाम बढ़ने के चलते कंपनियों ने कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी है। बिस्लरी ने कीमतों में 11% की बढ़ोतरी की है। देखिए असीम मनचंदा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। वेस्ट एशिया में चल रही वार का असर अब आपकी पानी के ऊपर भी पड़ने लगा है। दरअसल सितंबर में सरकार ने पैकेज बोतल्स के ऊपर जीएसटी की कटौती की थी, तो इस बोतल की कीमत कम होकर के 19 रुपए पहुंच गई थी। लेकिन जब से वेस्ट एशिया में वार हुई है तो जो पैकेजिंग मटेरियल है वो मिलना अब काफी महंगा हो गया है। पहले के मुकाबले जो पैकेजिंग मटेरियल है, जो इसके अंदर पॉलीमर लगता है, उसके अंदर करीबन 70% की तेजी देखने को मिली है और ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। लिहाजा कंपनियों ने दाम बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले जो मार्केट लीडर बिस्लरी है, इसने दाम बढ़ा दिए हैं। 11% के आसपास दाम बढ़ाए गए हैं और ये बोतल दोबारा से 20 रुपए की हो गई है। बाकी कंपनियां भी जल्दी इसको फॉलो कर सकती है, क्योंकि अभी जो पैकेजिंग मटेरियल है वो आ नहीं रहा है, या फिर आ रहा है तो वो पिछले के पहले के मुकाबले काफी महंगा आ रहा है। तो जल्दी ही बाकी कंपनियां भी दाम बढ़ाएंगी और आपको ये पानी की बोतल दोबारा से 20 रुपए के अंदर ही मिलेगी। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। युद्ध गहराने से बाजार में घबराहट जारी है। इंट्राडे में उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स निफ्टी ने बढ़त पर क्लोजिंग ली। आज के बाजार में निफ्टी आईटी 2% से ज्यादा की तेजी के साथ टॉप सेक्टोरल परफॉर्मर रहा, तो निफ्टी फार्मा में करीब 2% से ज्यादा तेजी रही है। कैसे रहा है आज के बाजार में कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन जिस तरीके से मार्केट की हमने शुरुआत होती भी देखी थी, ऐसा लगा था कि अच्छे खासे गेन्स आज के सत्र में हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आखिरी तक आते आते बाजार में एक जो कूल ऑफ है वो हमें देखने को मिला है। निफ्टी अपने ऑलमोस्ट लोअर लेवल पे आके बंद हुआ है। अच्छी बात यह है कि आज कोई भी हमें ब्लड बाथ देखने को नहीं मिला है। जिस तरीके का मंजर हमें कल के सत्र में देखने को मिला था, आज इनफैक्ट निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है, वो ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग के साथ ही बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हमें एक अच्छी खासी जो गेनिंग साइड है वो देखने को मिली है। इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखा जाए तो आईटी में एक अच्छा खासा रुझान जो है वो देखने को मिला है। करीबन 2.25% की तेजी यहां पे देखने को मिली है। ऑटो की बात करी जाए तो करीबन 1% का जंप यहां पे देखा गया है। पीएसयूज ने आज अच्छी खासी रैली दिखाई है। वहीं मेटल और फार्मा शेयर्स में भी खबरों के चलते आज जो दमखम है हमें पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिखाई दिया है। बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले, जहां पे आपको मेजॉरिटी जो स्टॉक है वो आपको देखने को मिलेंगे मेटल और पावर सेक्टर से, जहां पे JSW स्टील, टाटा स्टील, कोल इंडिया और इसके अलावा टेक महिंद्रा में अच्छी खासी तेजी देखी गई है। लूजिंग स्ट्रीक में देखा जाए तो हिंडाल्को, HDFC बैंक कल से ही यहाँ पे लगातार गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। जब से चेयरमैन का इस्तीफा आया है, HDFC लाइफ और ONGC में जो पेन है वो आज के सत्र में देखा गया है। अगर बात करें फार्मा स्पेस की, तो जो पेटेंट है सेमाग्लूटाइड का वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया है, जिससे जो दवाइयां हैं मोटापे की वो अब सस्ते में आती हुई दिखाई देंगी, बिकॉज वो ऑफ पेटेंट अब हो गई है, जिसके चलते सारे ही फार्मा शेयर्स में अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने को मिली है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर्स, बिकॉज ट्राई का कल जो डेटा है वो आया था, जिसके बाद ये तेजी का जो मंजर है आज के सत्र में देखा गया है। तो जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है तब से पूरा बाजार डरा हुआ है। कोई भी रिकवरी टिक नहीं पा रही है। आज इसी पर होगी आवाज अड्डा में चर्चा। युद्ध गहराया, बाजार घबराया। जरूर देखिए शाम 7:57 पर। अब आपको बता दें कि इनकम टैक्स को समझने के लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ने आजादी के बाद इनकम टैक्स में सबसे बड़े सुधार वाले नए इनकम टैक्स कानून को आज से नोटिफाई कर दिया है और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे इनकम टैक्स की नई कहानी बताया है। छोड़ो कल की बातें। Yeah. Am I saying it right? But there's more.
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ मिलकर लिखेंगे हम इनकम टैक्स की नई कहानी। And I understand that the name of the film from where this has come is so appropriate for us, Hum Hindustani. So, and that was from 1960, 60-61 Act. So many beautiful coincidences. Read it, actually. I remember that song, which is very old, but I also thought it might be nice for you to hear it from me. Pardon my pronunciation. छोड़ो कल की बातें. Yeah, am I saying it right? But there's more. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी. और अब डिटेल के साथ जुड़े हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने आखिर क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, देखिए ये टैक्स पेयर्स और खासतौर से टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ी नसीहत थी और ख़ास से ये कहा गया कि जो पुराने अनुभव रहे हैं टैक्स पेयर्स के लिए उसको एक नए सिरे से अब कहानी कही जाएगी और इसीलिए वित्त मंत्री ने बिल्कुल ये सटीक गाना जो छोड़ो कल की बातें हैं उसको दोहराया। मैं बता दूं कि ये जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है उसके लिए आज सरकार ने नोटिफिकेशन, उसके जो रूल्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। रूल्स नोटिफाई हो गए हैं। अब 1 अप्रैल 2026 से ये कानून लागू हो जाएगा और बहुत सारे इसमें बदलाव किए गए हैं। न सिर्फ भाषा का बदलाव किया गया है बल्कि कानून के चैप्टर्स, एक्ट में भी काफ़ी सारी कमी की गई है। और वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि जो हम ये चाहते हैं टैक्स डिपार्टमेंट से कि जो पुराना इनकम टैक्स कानून जो एक तरह से बोझिल हो गया था टैक्स पेयर्स के लिए भी और साथ ही साथ टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए, वो स्थिति, वो हश्र नए इनकम टैक्स का ना हो, ये बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और कई सारी चीज़ें कही वित्त मंत्री ने कि नए इनकम टैक्स कानून आया है तो ऐसे में हमें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो कड़वा होना चाहिए लेकिन साथ ही साथ कड़वा नहीं होना चाहिए और टैक्स पेयर्स को भी अच्छा अनुभव मिले, ये सब ध्यान रखना है टैक्स डिपार्टमेंट को और नया जो कानून आए वो बेहतर हो नए भारत के लिए। ये सारी बातें आज जब लॉन्चिंग हुई थी इस प्रारंभ की जो अवेयरनेस कैंपेन है और साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया पोर्टल 2.0 लॉन्च किया, इस मौके पर वित्त मंत्री ने सारी बातें कही। इनकम टैक्स का ये नया अध्याय 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अब आपको बता दें, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए फंडिंग के मोर्चे पर राहत की खबर है। सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी फंड का ऐलान किया है। इससे कंपनियों को सस्ते दर पर बैंकों से कर्ज मिल सकेगा। डिटेल के लिए बात करते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, आखिर क्या बारीकियां है इस क्रेडिट गारंटी फंड की, बताइए। बिल्कुल, देखिए जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उनके लिए जो सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2.0 लॉन्च किया है। इसके ज़रिए एक बड़े पैमाने पर जो खासतौर से जो कर्ज के संकट में फंसी हुई माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उनको राहत मिलेगी। सरकार ने जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस आज जारी किया है उसमें यही कहा है कि जो भी बैंक लेंडिंग MLIs हैं यानी कि जो लेंडिंग करने वाले बैंक्स हैं उनके लिए खास इंस्ट्रक्शन दिए हैं। खास इंस्ट्रक्शन ये दिए हैं कि जो MCLR है यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट है उससे जो एवरेज है 1 साल का उससे 2% से ज़्यादा आप नहीं देना है। ब्याज दर ऊंची नहीं होनी चाहिए यानी कि MCLR प्लस 2% पर कैप रहेगा ये लोन। और लोन जो है 1 साल पिछले 6 महीने का जो पूरा पिछला एवरेज है उससे ज़्यादा आपको ऊंची दर पे नहीं देना है। तो ये सारी बैंकों के लिए है और साथ ही साथ 3 साल का ये लोन दिया जाएगा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को और इसमें 1 साल का मोरेटोरियम है और 2 साल का रिपेमेंट टेन्योर है। और ये जितने भी लोन अभी आज की तारीख से यानी 20 तारीख से जो भी लोन है और उसके बाद 30/6/2026 तक जितने भी ये लोन होंगे उस पर लागू होगा। तो यानी कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान है। ये सारे ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। कौन MFIs होंगे, क्या कैटेगरी, सारी चीज़ बता दी गई है। अब कंपनियों को सीधी सी बात यह है कि इससे जो बहुत सारे कंपनियां डिफ़ॉल्ट कर रही थी, बहुत सारी कंपनियां जो रिपेमेंट नहीं कर पा रही थी, उनको बड़ी मदद मिलेगी। लोग बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। इकोनॉमी के 8 कोर सेक्टर की प्रोडक्शन ग्रोथ फरवरी में 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। आज जारी किए गए डेटा के मुताबिक कोर सेक्टर ग्रोथ 4.7% से घटकर 2.3% हो गई है। कोल प्रोडक्शन ग्रोथ भी घटकर 2.3% पर आ गई है। और इसी तरह रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ग्रोथ में भी गिरावट देखने को मिली है। वहीं क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो उसकी ग्रोथ -5.8% के हल्की सी बढ़कर -5.2% पर आई है। वहीं नेचुरल गैस प्रोडक्शन ग्रोथ बिना किसी बदलाव के -5% पर बनी हुई है। खास बात यह है कि ये आंकड़े पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने से पहले की स्थिति बयां कर रहे हैं। आने वाले महीनों में ग्रोथ पर युद्ध का असर भी दिखाई देगा। अब आपको बता दें, सरकार ने अवैध गैम्बलिंग और सट्टेबाजी वेबसाइट्स पर कार्यवाही के तहत लगभग 300 वेबसाइट और ऐप्स को ब्लॉक किया है। अब तक सरकार ने 8,400 वेबसाइट बैन कर ली है। ज्यादा डिटेल के लिए चलते हैं संवाददाता असीम मनचंदा के साथ। असीम, बताइए, सरकार ने अवैध गैम्बलिंग पर सट्टेबाजी वेबसाइट पर क्या एक्शन लिया है? सरकार ऑनलाइन रियल मनी गेम्स को बंद करने के लिए कानून बना चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि विदेशों से ऑपरेट हो रही है। विदेशी सर्वर के जरिए जो भारत के युवा हैं उनको गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, मटका, कैसीनो, ये सब उनको खिलाए जा रहे हैं। तो सरकार लगातार इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। अब सरकार ने कार्रवाई करते हुए करीबन 300 ऐसी वेबसाइट्स हैं और उन ब्लॉक वेबसाइट्स हैं और ऐप्स हैं जिनको कि सरकार ने ब्लॉक कर दिया। ये रियल मनी गेमिंग जो है लोगों को करवा रहे थे, यहाँ पर पैसा लिया जा रहा था और उसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग भी यहाँ पर की जा रही थी। तो सरकार ने इनको ब्लॉक करने का फैसला किया। इतना ही नहीं, जब से सरकार अब तक करीबन 8,600 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर कार्रवाई कर चुकी है। ये वेबसाइट लगातार गैम्बलिंग और सट्टेबाजी का अड्डा जो है बन चुकी थी और जब से सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया है तब से सरकार इसको लेकर के और सख्त हो गई है। तो सरकार ने अब तब से लेकर अब तक करीबन 4,900 ऐसी वेबसाइट है जिनके ऊपर कार्रवाई की है। तो सरकार आगे भी इनके ऊपर सख्ती करती रहेगी। जी बिल्कुल असीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बुलेटिन में अब बात करते हैं चुनावी दंगल की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी बरकरार है। इस बीच टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जनता से कई बड़े वादे किए हैं, जिसमें कृषि, बजट, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं और युवाओं को लेकर वादे किए गए हैं। टीएमसी ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत सामान्य महिलाओं को 1,500 और SC/ST महिलाओं को 1,700 रुपए देने का वादा किया है। साथ ही युवाओं को भी हर महीने 1,500 रुपए देगी, ऐसा वादा किया है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए।